तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज सुपर 30 का पहला डे होने वाला है। तो चलिए आज 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये 30 प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे? तो हमने 10 फिजिक्स के उठाए हैं, 10 केमिस्ट्री के उठाए हैं और 10 जीव विज्ञान के हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहले हम देखने वाले गणितीय उपकरण जो बेसिक मैथमेटिक है उसके सुपर 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है रहा है कि हमें याद करना है साइन 120 का मान। हमें जो ऐसा वैल्यू मिल जाती है जिसे हमें निकालना पड़ जाता है, जैसे कि साइन 120, 35, 53, 37, इन सभी का मान हमने कुछ ट्रिक के जरिए याद किए हैं। तो इसी तरह हमें बताना है कि जो आपका साइन 120 का मान है वो कैसे ज्ञात होगा। साइन 120 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रूल होता है जिसमें हम एसटीसी रूल यानी कि चतुर्थांश वाला जो रूल लगाते हैं उसके जरिए हम निकाल सकते हैं। तो ये देखते हो रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 है कि पहले चतुर्थांश देखो। चतुर्थांश देखने का मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और आने के बाद क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव कौन लेंगे या पॉजिटिव को लेंगे। तो इसमें हम एसटीसी रूल लगाते हैं, जिसके जरिए हम एसटीसी रूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एसटीसी रूल के जरिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में आता है और वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें पहला क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम इसको ए बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। वैसे ही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो हमें दिख रहा है कि जो आपका 120 है, साइन 120 है, वो आपका सेकंड चतुर्थांश में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब कि वो इस रीजन में है, इसका जो कोण है साइन थीटा का वो इस रीजन में बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से ज़्यादा है पर 180 से कम है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जिससे हमें क्या ज्ञात होता है, जो एसटीसी रूल्स है उससे हमें ज्ञात हुआ है कि ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो हमारा पास जो मान आएगा वो आपका पॉजिटिव में रहेगा। अब देखते हैं दूसरी बात क्या है, आपका जो ज्ञात सारणी है उसमें त्रिकोणमिति, जो ज्ञात सारणी है त्रिकोणमिति की अनुपात, उससे वैल्यू को सरल कर लो। मतलब हमारे पास जो ज्ञात वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास जो जीरो, साइन जीरो का मान, साइन कॉस, इनका जो मान है, जैसे कि हमने ये सारणी जो है आपने याद किया होगा या पढ़ा भी होगा। तो इसके जरिए हमें इसको बस सरल करना, मतलब तोड़ना है, समझिए। अगर हम इसको 180 से तोड़ते तो हमारे पास कोई झंझट यानी कि कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता। लेकिन वो भी एक रूल है एक, पर यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, सेकंड वाला विधि यूज़ किया है, ये भी देख लीजिए एक बार। मैं वो भी बता दूंगा कि दोनों विधि, पर अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए अभी जो लिखा है उसी पर हम चर्चा करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले हमने जो रूल्स, जो क्वाड्रेंट रूल है उसमें हमने एस टी सी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक। और इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, इसमें आपका कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव रहता है। ठीक, इसमें आपका सेक थीटा पॉजिटिव रहता है। तो हमने जो ज्ञात है वो आपका यहाँ पर देखें तो हमने साइन थीटा को, साइन 120 को हमने कितने पे तोड़ लिया है, आपका साइन 90 और 30 में सरल कर लिया है। अब उसके बाद इसको भूल जाने का है, भूल जाओ, और जो साइन है उसको आपको बदल देना है। तो साइन किस में बदलेगा, अगर आपने 90 यूज़ किया है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपका 90 से 120 वाली, जो आपका 90 और 270 वाली लाइन है, 90 और 270 वाली लाइन है, वो परिवर्तित लाइन होती है। मतलब ये परिवर्तित करने का मतलब क्या है कि आपका जो साइन रहेगा वो आपका कॉस में बदल जाएगा, और जो आपका टेन रहेगा वो आपका कॉट में बदल जाएगा, और जो आपका सेक थीटा रहता है वो आपका बदल जाता है कॉसेक थीटा में। ठीक, वो आपको बदल जाता है कॉसेक थीटा में। ये आपस में इंटरचेंजिंग है। अगर से कोसेक रहता तो सेक लिखते, कॉट रहता तो टेन लिखते, कोस रहता तो साइन रहते। और जब भी आप 90 + 70 वाला लिखो तो किस में बदल जाता है, आपका साइन रहेगा कॉस में बदल जाएगा, टेन रहेगा कॉट में, सेक रहेगा कॉसेक में बदल जाता है। तो अब हम यहाँ पे बदल चुके हैं। अब साइन 90 को भूल जाओ, जो साइन था वो किस में बदल जाएगा, आपका कॉस आएगा। तो कॉस 30 का मान ही आपका साइन 120 के बराबर होगा। तो कॉस 30 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉस 30 का मान यहाँ पे हमारे पास इतना होता है। तो 120 का भी मान कितना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो साइन 120 का मान भी आपका इतना आएगा। जब भी आप जो है, आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने, जब भी आप 90 या 270 वाली वैल्यू आए तो आपको साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सेक में कॉसेक में चेंज कर दो, बाकी सब आपका खेला हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर एक चाप की त्रिज्या हमारे पास 2 मीटर दी हुई है तथा कोण 60 है, तो चाप की ज्ञात लंबाई करो। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो सूत्र आपको कौन सा लगाना है, आपका सिंपली यहाँ पे हम कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे। और जब भी आप ये सूत्र यूज़ करो तो हमेशा जो है आपका, हमेशा जो यूनिट लेना है वो रेडियन में लेना है। तो हमें जो दिया है तो हम उसको रेडियन में पहले चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 60 दिया है, इसको पहले हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हमारे पास सिंपली क्या करना पड़ता है, जो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, आपका 1 डिग्री बराबर होता है आपका पाई बटा 180 रेडियन। तो जस्ट हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसको जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मान। तो यहाँ पे इसको काटा कर देंगे तो 6 कम 6 6 18, तो इसका आएगा पाई/3। मतलब जो आपका 60 का मान है वो कितना है, आपका पाई/3 आया है।
ठीक, यहाँ पे क्या है हमारे पास वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो रेडियन है उसे रेडियन में बदलना है, तो इसके लिए हमें इससे गुणा करना पड़ेगा। और यदि रेडियन से डिग्री में बदलना है, अगर हमें डिग्री रेडियन से डिग्री में बदलना है तो आपका जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे जो डिग्री दिया है उसको हमें रेडियन में बदलेंगे तो ये आपका आएगा π/3 आ गया। अब हमारे पास जो चाप है, जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, तो हमें जो ज्ञात करना है उसको हम एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या पूछा है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, एक कोण बटा चाप बटे त्रिज्या है, ये हमारे पास फार्मूला दिया है। तो जस्ट मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नया फार्मूला ये आ जाएगा, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या आ जाएगा। ठीक, मतलब कि चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। अब बस हमारे पास मान लिख देना है। तो हमने कोण ज्ञात किया है, उसको हमने इतना भी लिखा है और 2 मीटर दिया है, तो इसका मान आ जाएगा आपका इतना। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए। हमें क्या करना है, पहले तो आपका जो सूत्र है वो क्या है, आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हमेशा जब ये सूत्र लोगे तो हमें रेडियन में लेना है। जो हमारे पास कोण दिया है उसको हमने पहले रेडियन में ज्ञात कर लेना है। तो रेडियन में क्या हो जाएगा आपका, हमने रेडियन में निकाल लिया इसका, तो इसका मान आया आपका π/3 रेडियन आया। फिर हमने जो कोण का सूत्र है उसी को हमने थोड़ा सा पक्षांतर कर दिया है, जो मान एक तरफ है उसको हमने लिया है। तो हमें चाप ज्ञात करना है और बाकी ये दोनों तो दिया है, तो हमने कोण का मान रख दिया, त्रिज्या का मान रख दिया, तो इतना आया। इसको अब सरल हल किए तो हमारे पास जो है आपका आंसर निकल आया। आगे चलते हैं। अब जो है π/2 रेडियन किसके बराबर है, तो जस्ट हमने कैसे निकाला था वही है। तो आप देख सकते हो, जस्ट हम यहाँ पे जो भी मान दिया है π/2, पाई को मानना है तो पाई को नीचे लाया 180 कर दो, फिर 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 18, ये मान आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपका सिंपली क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, कोण ABC का मान निकालो। हमें क्या बोला है कि कोई ABC कोण दिया है, उसमें से हमारे पास मान निकालना है B का। अगर हमारे पास ऐसा बोले कि एक कोण ABC में मान निकालना है, तो जो बीच में आता है ना, यहाँ पे जो बीच में लिखा है उसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है, समझिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। हमें ऐसा है कि कोण समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें थीटा बराबर ये है, तो जस्ट इसके आगे वाला लंब हो जाता है एक बड़ी भुजकर्ण, तो ये हो गया आपका आधार। हमारे पास दिया है आपका, इसका मान दिया है और ये दिया है हमें जो है, और इसका भी मान दिया है, तो ये 3 आ गया है। तो हमारे पास एक कोण बस निकालना है। ठीक, हमारे पास मान तो दिए हुए हैं, ये जो इसकी कर्ण की मान है, आधार दिया है, लंब दिया है, पर हमारे पास थीटा है उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कहा पता है, क्वेश्चन में हमारे पास जो है सभी का मान तो दिया हुआ है, सभी का मान हमारे पास दिया हुआ है, बस हमें जो थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो जो कोण है हमारे पास, कोण जो दिया है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, आपका कर्ण जो कोण बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, जो हमारे पास को जो कोण है वो कर्ण और आधार के बीच में बन रहा है। देखिए कोण जो है हमारे पास आधार और वही के बीच में बन रहा है, मतलब बी को पूछा है ना, बी का हमें ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर सी का पूछा रहता है, हमारे पास सी का पूछ रहा था, तो हमारे पास इसको लेना पड़ता है और इसको लेना पड़ता है। ये तो भाई डायरेक्टली हमें पता है कि 90 अंश होता है, तो ये तो सी का मान आपका 90 अंश आ जाएगा। पर हमारे पास जो बी का पूछा है ना, अगर यहीं पर ए का पूछा रहता तो भी हम इस कोण को लेते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि कौन से कोण को लेना है, इसलिए हम यहाँ पे कर्ण और आपका आधार वाली को लेना है। तो यहाँ पर हम लिखा है कोण जो है आपका कर्ण और आधार के बीच बन रहा है, कोण जो है आपका कर्ण और आधार के बीच बन रहा है। तो हमें ऐसी वैल्यू को लेना है जिसका मान आए। तो देखते हैं ऐसी वैल्यू है क्या किसी के पास। तो हम अगर लाल बटे कक्का में देखें तो यहाँ पे आपका ये तो जी जस्ट इसका अपोजिट है, समझिए। कर्ण बटे हमें आधार चाहिए, पर हमारे पास दिया क्या है, आपका आधार बटे कर्ण दिया है, मतलब कि कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका कॉस का उल्टा हमें निकालना है, समझिए। तो जैसे कि हमें ये होता है कॉस का जस्ट उल्टा, मतलब कि 2/1 है, ये मान आपका 2/1 है। अगर जस्ट हम इसको उल्टा कर दें, मान लो इसको जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, मतलब 2/1 दिया है, समझिए ना, जस्ट इसको उल्टा कर दो 1/2 आएगा। तो हमारे पास जो कॉस का मान है, कॉस 60 का मान जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 1/2 के। तो कॉस 60 आया, तो यही आपका मान क्या है, आपका यही मान जो है आपका किसका है, 60 जो निकल रहा है। 60 कैसे निकला, हमारे पास जो कॉस है, कॉस में आता है आपका आधार और कर्ण कॉस में आता है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या दिया है, आधार में आपका 1 दिया है, और नहीं, हमारे पास जो है मान है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण में हमारे पास 2 दिया है और आधार में हमारे पास 1 दिया है। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दें, मतलब उल्टा कर दें, a/k, तो ये कॉस आ जाता है,
कॉस का था है ना। तो अब हम इसमें कॉस का मान जो है रखें, अगर आधार कितना दिया है 1 दिया है और कर्ण कितना दिया है 2 दिया है, तो ये कॉस कितने में आता है, तो कॉस आपका कॉस 1/2 किस में आता है, कॉस 1/2 आपका 60 डिग्री में आता है। कॉस 1/2 किस में आता है, कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 है। तो जो हमारे पास कोण पूछा था तो आपका आंसर आ जाएगा 60, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 60 है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया 60। आप इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर tan थीटा बराबर 5/12 है तो 3 sin थीटा 2 sin थीटा का मान निकालना। अगर हमारे पास tan थीटा दिया है, हमें पास निकालना है आपका 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होता है, तो जिससे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको tan थीटा बराबर क्या है पता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का से अगर देखें तो ये आपका इस tan होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है, तो हमारे पास लंब और आधार का मान तो पता है, हमें क्या याद करना है आपका, लंब बटे आधार तो पता है, लंब बटे आधार हमारे पास दिया हुआ है, लंब और आधार मिल गया है। ये देखिए लंब और आधार मिल गया है 5/12। अब हमारे पास ऐसा जो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसके बाकी मान को भी निकाल लोगे, कर्ण को भी आप निकालोगे, पर हमने जो ट्रिक यूज़ किया है उसमें हमने कुछ रूल्स मतलब कुछ ट्रिक बनाए हैं, एक विशेष ट्रिक बोलते हैं। ये क्या होता है, विशेष पाइथागोरस ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो दिया है वो 5/12 के मान पर आ रहा है, तो हमने इसको उठा लिया, सिंपली इसको उठा लिया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जस्ट 12 5 13, तो यहाँ पे 5 लंब हो गया, 12 आधार और 13 कर्ण, इससे आपका मान निकल आया। अब बस हमारे पास जो मान दिया है उसमें हम पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर जो है निकल आएगा। sin 2 थीटा बोला है, sin 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, बस हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो इसका मान होता है आपका लंब बटे कर्ण, इसका मान होता है cos का आधार बटे कर्ण। तो जो मान आया उसको रख देंगे, लंब की जगह में 5 रख देंगे, कर्ण की जगह में 13 रख देंगे। वैसे ही सिंपली यहाँ पे 12/13 दिया है उसको रख देंगे, फिर कटा देंगे, जो कट उसको कटा दीजिए, शायद कुछ तो नहीं करना है तो ये सिंपली गुणा कर दिए। फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे, सेम अगर आपका हर सेम रहता है तो आपस की जो संख्या है और जुड़ जाती है। तो ये आपका 13/15 और प्लस 24 करेंगे तो 39 और 13 आ जाएगा। देन इसको कटा देंगे तो 13 कम 13 13 तिया 39, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय की पाबंदी है थोड़ी इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर 6वां क्वेश्चन क्या करता है, अगर sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है बराबर 7 है, तो tan थीटा का हमारे पास मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, आपका जो भी आपका सूत्र दिया, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको ऐसे लिखते हैं, उसके बाद उसका वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर हमारे पास जो है कुछ इस टाइप का वैल्यू आएगा। इसका हम अपने कोष्टक को भी ओपन कर लेते हैं, तो इसमें जस्ट इसको गुणा कर दिए, गुणा करने पर ऐसा हो गया। अब हम साइन को एक बार करेंगे, कॉस को एक बार पक्षांतर कर देते हैं। तो साइन इधर से जो आपका sin 3 cos है, इधर से अपन cos को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव में हो गया, नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो गया। यहाँ पे sin थीटा था पर अब इसको मैं इधर भेज दिया, अगर ये प्लस में था तो इधर जाके नेगेटिव हो गया। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, पक्षांतर करके ये ले आए हैं। तो इसमें हमने जोड़ देंगे, तो 7 में 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, वैसे 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा होता है। ये सूत्र होता है आपका, ये tan थीटा बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो अब हम इसको ऐसे निकालेंगे कि ऐसा आ जाए, तो इसको जस्ट हम इधर पक्षांतर करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बराबर 4 tan थीटा हमें पास ज्ञात हो गया है। tan थीटा चाहिए तो इसको पक्षांतर कर दूंगा तो 10/4 हो जाएगा। तो जो इसका मान आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपका वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने के बाद थोड़ा पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने के बाद एक सूत्र होता है tan थीटा वाला, तो tan थीटा बराबर आप sin बटे cos थीटा लिख सकते हो। उसके बाद आप जस्ट इसमें मान रख दोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका cos 2 डिग्री का सही मान लगभग है, मतलब ऐसी वैल्यू जो आपका छोटा रहता है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू ऐसे जो कोण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम छोटी डिग्री या छोटे एंगल के कोण बोलते हैं। ये आपका फॉर्मूला मतलब एक ऐसी कल्पना होती है, समझिए। यदि हम थीटा को 0 से 5 से कम होता है, मतलब थीटा जो है आपका 5 डिग्री से कम होता है, तो हम कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, आपका कॉस के लिए सभी माने 1 हो जाती है। कॉस के लिए ये जो होते हैं आपका थीटा मतलब 5 डिग्री से कम होता है, तो हमने जो कॉस के लिए क्या होता है, आपका कॉस के लिए आपका ये सभी मान एक के बराबर होता है। कॉस में आपका 5 डिग्री भी आ जाए, जैसे कि कॉस थीटा 5 से कम हो, तो जैसे कि कॉस 4 हो, 3 हो, इन सभी के लिए आपका कॉस का मान हमेशा 1 के बराबर रहेगा। तो हमारे पास आंसर तो आ गया है, पर साइन का भी देख लीजिए। तो हमारा जितना भी मतलब कि जो थीटा
अगर 5 डिग्री से कम है तो आप उसके लिए हम अगर कॉस में आए तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, कॉस में अगर हमेशा आ रहा है तो उसको आप 1 मान सकते हो। वहीं पर अगर साइन के लिए आता तो साइन में जो डिग्री है उसको जस्ट हम रेडियन में करेंगे, जो डिग्री दिया है उसको जस्ट हम रेडियन में कर देंगे तो हमारे पास जो है मान आ जाएगा। जैसे कि अगर कॉस की जगह में साइन रहता, मतलब साइन 2 थीटा रहता, तो हमारे पास क्या होता, अगर साइन 2 थीटा रहता तो जस्ट हम इसको रेडियन में बदलते तो यही आपका मान हो जाता। मतलब कि ये जो साइन थीटा का मान होता है, ये साइन 2 थीटा बोला है तो इसका मान आपका 2 डिग्री के बराबर ही रहेगा। इसी चीज़ को लिख देते हैं, ठीक, यही होता है आपका आंसर। मतलब यहाँ पे लिखा है साइन 2 थीटा बराबर आपका 2 डिग्री या पाई/9 होता है। दोनों का आंसर दोनों सही है, आपका दोनों सही है। एक तो आपका 2 डिग्री भी और पाई डिग्री भी। मतलब कि इसमें आपका जो साइन की जो रहता है, साइन में जो भी रहे चाहे 3 डिग्री तो इसका 3 मान होता। अगर साइन 4 रहता, 4 डिग्री रहता तो इसका मान 4 डिग्री आता। वैसे ही कॉस के लिए रहता तो कॉस में हमेशा क्या आता, 1 आता। तो ये छोटा कहानी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो साइन 105 का मान निकालना है। ब्रेक कर लो साइन, अच्छा दूसरा वाला है ना, इसमें हमारे पास दूसरा वैल्यू जो है ये जो है आपका दूसरा टाइप से बना रहे हैं, ठीक। इनमें आप देख लो, पहले हमें क्या करना है, तोड़ना है। पहले क्या करना है, ब्रेक ले लो, मतलब इसको हम ब्रेक कर लो बोला है ना, ब्रेक ले लो नहीं, ब्रेक कर लो बोला है। तो साइन 150 का हम लोग क्या करना है, ब्रेक करना है, जिससे हमारे पास जो साइन की जो ज्ञात वैल्यू है जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, इसमें हमें तोड़ना है। जैसे कि अपन हम इसको 90 प्लस 105 भी तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो है 15 का, ये तो सही है, तोड़े हो तो सही है, पर हमें ऐसा तोड़ना है कि जो हमें ज्ञात हो। पर हमारे पास तो 15 का फिर फंस जाते तो इसमें नहीं हो पाता। तो हमने ऐसे तोड़ा है कि 60 भी ज्ञात है और 45 भी ज्ञात है, और 60 और 45 कितना होता है, 105। तो हमने ये जो ब्रेक किए हैं ये उत्तम ब्रेक है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा है। तो ये क्या आपका उत्तम ब्रेक हुआ। ऐसे ही आपको ऐसे तोड़ना है कि आपको जो साइन का जो वैल्यूज़ है उसमें ज्ञात हो, उसमें टूट जाए। तो हमने अब जो फार्मूला लगेगा वो है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले में अपन मान रख के ये वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट हम ए की जगह में 60 या लिखेंगे, बी की जगह में 45 लिखेंगे। फॉर्मूला में जस्ट मान रखने पर ऐसा कुछ मिलेगा। फिर हम इसका मान रख देंगे 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वहीं पे कॉस 45 का मान होता है 1√2 प्लस यहाँ पे कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब जस्ट हम इसमें जब ऐसे गुणा रहता है तो इसमें आमने सामने से गुणा कर देते हैं, आमने सामने गुणा हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये होगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर दोनों को मान ये आपका सेम सेम आया। तो जो सेम सेम अगर हर आपका सेम सेम रहता है तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, और यही आपका आंसर हो गया। बस सिंपली है, बस आप ये सूत्र याद रखिए। साइन बहुत काम का सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए डॉट कॉस बी, वहीं पर आपका कॉस ए डॉट साइन बी, ऐसा करके आप इसको याद रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। आपका इसमें अगर ऑप्शन ना मिले, यदि ये ऑप्शन ना मिले तो इसमें क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देता है, ठीक। हर का क्या करते हैं, परिमेयकरण होने पर ये भी आपका आंसर आ सकता है। परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, जो आपका ये वैल्यू है ना, इसी का हमने परिमेय कर दिया है। तो यहाँ पे इसको दोनों को कटा देंगे और इसमें आपस में गुणा कर देंगे। इसमें क्या किया है, दोनों पक्षों में, मतलब इसके साथ भी गुणा कर देंगे, इसके साथ भी गुणा कर देंगे, इसके साथ भी गुणा कर देंगे, तब हमारे पास जो मान आएगा उसको बोलना है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हमें जस्ट जो है परिमेयकरण कर रहे हैं। अगर ऑप्शन ना मिले तो जो ये वैल्यू दिया रहता है उसका हमने यहाँ पे परिमेयकरण कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें करेंगे तो ये 6 हो गया, इसमें करेंगे तो ये आपका इतना आ गया, फिर आपका इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये आपका ऐसा मिल जाएगा समझो। तो ये दोनों को काट देगा तो ये 2 × 2 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। अगर आपका ऑप्शन में ये भी दिया है तो दोनों सही होंगे, ये भी सही है और जो आपने ये निकाला है ये भी सही होगा, दोनों सही हैं। जस्ट इसके बाद हमने इसमें परिमेयकरण कर दिया है। चलिए देखते हैं फिजिक्स के 9वां क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी में क्या बोलता है, एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई आपके 5 सेंटीमीटर है, तो उस सुई के द्वारा 15 मिनट के अंतराल में बनाई गई चाप की लंबाई क्या होगी। सिंपली क्या बोला है, क्वेश्चन को समझिए। एक घड़ी है समझो, एक घड़ी में आपके मिनट की लंबाई का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है समझो। सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या बोलते हैं। अगर ये आपका चलता है आपका 15 मिनट, अगर ये 12 में है और ये 15 मिनट चला तो ऐसा करके चाप बनाएगा, मतलब ये अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली, अब इसमें क्या करना है, पहले मिनट वाली स्थिति में देखें तो ये कुछ इस प्रकार था, ये यहाँ पर था। अब 15 मिनट के बाद वाली स्थिति यहाँ से उठकर ये कुछ इस प्रकार का, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा करके क्या बन जाएगा, आपका एक कोण बन जाएगा।
अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमारे पास कोण बनता हुआ नजर आएगा। बस अब हमें लगाना क्या है आपका, जस्ट हम सूत्र लगा देंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जैसे हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया, कोण बटे चाप बटे त्रिज्या। अब बस हम मान रख देंगे, तो हमारे पास चाप बोला है तो जस्ट इसको पक्षांतर कर देंगे। जो हमारे पास अब कोण तो हमारे पास बन गया है 90 डिग्री का, तो 90 को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो 90 को क्या कर देंगे, पहले हम रेडियन में चेंज कर देंगे। चेंज करने का रूल आपको पता है, जो हमारे पास आएगा ये आपका पाई बटे, अब हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है और चाप है, तो हमें चाप ज्ञात करना है, तो जस्ट इसको पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास जो चाप का मान आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट रखकर इसको और घर में प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, देन हम अपने केमिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज में हमें एक कोण दे दिया है, लंबाई पूछा हुआ है, आधार दिया है और कर्ण का मान इंच दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है लंब का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिसमें लंब के जरिए हमें आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। तो हमें ऐसा कोई मतलब त्रिकोणमिति चाहिए, ऐसा कोई त्रिकोणमिति चाहिए जिसमें ये दोनों आए। तो हमारे पास जो आपका लंब और आधार किस में आता है, आपका tan थीटा में आता है, tan का जो मान रहेगा उसमें आता है। तो tan 30 का मान ही हमें क्या कर सकता है, लंब ज्ञात करवा सकता है। तो tan 30 बराबर हमने यहाँ पे लंब बटा 1/8 कर दिया है। जस्ट अब इसको पक्षांतर कर देंगे, और जो आपका tan 30 का मान रहता है, tan 30 का मान कितना रहता है आपका, तो tan 30 का मान आपका होता है 1/√3, 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है आपका, 1√3 होता है। तो बस आप पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो लंब आएगा वो आपका कुछ इतना आएगा। बस सिंपली है, जस्ट हमें यही देखना है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पूछ दिया, हमें कुछ ऐसा मतलब एंगल ज्ञात करना पड़े, तो आप सिंपली ये देखो कि ये आपका रिलेशन किस में बन रहा है। मतलब जो मान दिया, जैसे कि हमें अगर कर्ण दे दिया रहता, अगर मान लो कर्ण का मान दे दिया रहता 8, तो अब हमें लंब पूछता, तो हम ऐसा कोई फंक्शन देखना पड़ता जिसमें हमें पास लंब भी आए और कर्ण भी आए। तो हम उस केस में क्या करते, उस केस में हम इसको लेते, मतलब साइन वाला को लेते, साइन 30 का मान लेते। तो साइन 30 के जरिए हम निकाल सकते थे कि L/K होता करके। देन आपका फिर वही सिंपली पक्षांतर करो और जो साइन 30 का मान है वो पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर आपका फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए थोड़ा ज़्यादा समय लिया, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर एक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए अब 10 जो है आपका केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन का पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इन पर भी। तो यह आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल बातों से लिया है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं से, मतलब कि आपका मूल कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं 10। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसमें आपका द्रव्यमान हो तथा स्थान गिरते। पदार्थ कहलाने के लिए क्या होता है आपका, एक तो द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो, वही क्या करता है, पदार्थ करता है। तो पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसमें आपका द्रव्यमान होता हो तथा वो क्या करता हो, स्थान गिरता हो, वो सभी क्या होते हैं आपका, वो सभी आपका पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो तथा स्थान घेरता हो, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाने के लिए किसी भी वस्तु पर क्या होना चाहिए, आपका द्रव्यमान होना चाहिए और उसका खुद का आयतन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल देते हैं, पदार्थ या मैटर बोल देते हैं या द्रव्य बोल देते हैं। द्रव्य बोले तो पदार्थ को क्या बोलते हैं आपका, द्रव्य भी बोलते हैं। अब देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया मान, यह आपका दो तापमान परिवर्तन उस पर आधारित प्रश्न है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 300 है तथा हमें सेल्सियस पैमाने पर इसका पाठ्यांक क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास जैसे कि सूत्र लगेगा आपका F-32 9/5 सेंटीग्रेड, ये आपका फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस में क्या है आपका, दोनों में क्या है आपका संबंध है। तो जस्ट हमने इसीलिए इस सूत्र को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट में पैमाने में मापा गया मान कितना है आपका 300 दे दिया है, तो हमने 300 को रख दिया है, फिर बाकी को जस्ट ATZ रहने दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, पहले इसको घटा लोगे तो इसको घटाने पर 268 आएगा। अब इसको जस्ट पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा और जो 9 है वो नीचे में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास जो है वैल्यू मिलता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का वैल्यू हमारे पास मिलता हुआ आएगा। अब इसमें सिंपली इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। तो इसको जस्ट हल किए, 9 से इसको घटाएं तो ये कुछ इतना आया, ये कुछ इतना आ रहा है समझो, यही आपका आंसर है। जस्ट एक आपका कैलकुलेशन संबंधित है, आप इस सूत्र याद रहेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। आपको प्रश्न में सभी के सभी मान जो है दिए होते हैं, उसमें आपको जस्ट ये सूत्र में मान रखते जाना है और उसको हल करना है। जस्ट एक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है, खाली स्थान बोल रहा है कि रसायन विज्ञान क्या है और उनके
का विज्ञान है, ऐसा बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान जो है अणुओं का क्या है? अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है, अणुओं का विज्ञान है। ये आपका परिभाषा से बहुत अच्छा लाइन है। ये रसायन विज्ञान क्या है? तो अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान होता है। चौथा प्रश्न, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? अगर हम रसायन विज्ञान को बोले कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, तो रसायन विज्ञान वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या करता है? आपका रसायन कहलाता है। रसायन के विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संश्लेषण, घटक, गुणधर्म और अभिकर्मकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम? किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? आपका संश्लेषण, घटक, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन, अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा है विज्ञान की, वही क्या है? आपका रसायन विज्ञान है। पारस पत्थर किस प्रकार की धातु को सोने में बदल देता था? ये जब पुरातत्व की जो कहानियाँ थी उसमें मतलब बोला जाता है कि जो पारस पत्थर था वो किस प्रकार के धातुओं को सोने में बदल देता है। तो वहाँ पे क्या है आपका? लोहे और तांबे जैसे धातुओं को बदल देता था। जो लोहे दिख नहीं रहा है ना, जो आपका लोहे और तांबे जैसे धातुओं को किसमें बदल देता है? आपका जो पारस पत्थर है और लोहे और तांबे जैसे धातुओं को सोने में बदल देता था। पारस पत्थर लोहे और तांबे जैसे धातुओं को किसमें बदल देता था? सोने में बदल देता था। पुरातन भारत के लोग रसायन को किन किन नामों से जाना जाता था? जो पुरातन के जो भारत के लोग थे वो रसायन विज्ञान को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये था आपका रसायन शास्त्र, ये था आपका रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया, रसविधा, ये इन सभी नाम से जाना जाता है। जो आपके भारत के जो पुरातत्व के मतलब जो आपके पुरातन भारत के लोग थे, जो बहुत पुराने भारत में जो बसे थे, उन लोग रसायन विज्ञान को क्या बोलते थे? वो बोलते थे आपका रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रसविधि बोलते थे। सातवां बढ़ते हैं, रसोनिषद में क्या बनाने की विवरण दिया है? रसोनिषद एक रसायन विज्ञान की जो बुक है वो है, उसमें हमारे पास क्या बनाने की हमारे पास टेक्निक बताई गई है। तो उसमें हमें बारूद बनाने, रसोनिषद में बारूद बनाने का विवरण दिया हुआ है। रसायन विज्ञान में जो रसोनिषद है उसमें हमारे पास बारूद बनाने का विवरण दिया हुआ है। चारकोल सॉल्ट पीटर का क्या है आपका? चारकोल सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? चारकोल सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम होता है आपका पोटासियम नाइट्रेट। ये क्या होता है आपका? पोटासियम नाइट्रेट होता है। जो आपका चारकोल सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? चारकोल सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम आपका पोटासियम नाइट्रेट होता है। कणों के आकार, कणों के अत्यधिक छोटे करना, कणों को मान लो अत्यधिक आकार में अत्यधिक छोटा करना क्या कहलाता है आपका? कणों को एकदम आकार में बहुत छोटा कर दूँ, आकार में बहुत छोटा कर दूँ तो क्या होता है आपका? नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका? नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कणों के आकार को एकदम बहुत छोटा करना क्या कहलाता है आपका? नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AJT का पूरा नाम क्या होता है? जो हमारे पास AJT लिखा है, AJT का पूरा नाम क्या है तथा वह किसके उपचार के लिए उपयोग होता है? तो जो ATG का पूरा नाम होता है आपका एडिडोथाई क्या है आपका? एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडीन। AJT का पूरा नाम क्या होता है? एडिडोथाइमिडीन, एडिडोथाइमिडीन होता है। इसमें जो आपका रोगग्रस्त मतलब एड्स से ग्रसित रोगियों को इसमें उपचार में दिया जाता है। AJT मतलब जो एडिडोथाइमिन किसके उपचार में दिया जाता है? तो आपका जो एडिडोथाइमिन है वो आपका एड्स से ग्रसित व्यक्तियों को ये आपका उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 10 प्रश्न जीव विज्ञान से देखते हैं। तो जीव विज्ञान में हम पहले उठाया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम देखने वाले हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से देखेंगे क्वेश्चन। क्या है आपका? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से देखेंगे। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो ऊतक कहलाता है। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है आपका? ऊतक कहलाता है। ऊतक की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, जो समान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं के लिए रूपांतरित होती है, लेकिन वे संरचना में क्या हो सकते हैं? लेकिन वे संरचना में समान हो या असमान हो, वो क्या है आपका? ऊतक की परिभाषा है। ऊतक क्या है? तो ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान होती है और जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित होते हैं, लेकिन वे संरचना में समान हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, वही क्या आपका? ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक हम सभी को पता है 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार है? तो पहला आपका उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। ये 4 प्रकार के हमारे पास जंतु ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक के ठीक नीचे क्या स्थित होता है? उपकला ऊतक के जस्ट ठीक नीचे क्या रहता है? मैं नहीं बोल रहा कि उपकला ऊतक किसमें वृद्धि करती है, मैं बोल रहा हूँ कि उपकला ऊतक के ठीक नीचे क्या रहता है। तो उपकला ऊतक के ठीक नीचे क्या स्थित रहता है? तो वो होता है आपका आधारी झिल्ली रहता है। उपकला ऊतक के ठीक नीचे क्या रहता है आपका? उपकला ऊतक के ठीक नीचे आपका आधारी झिल्ली होता है। उपकला ऊतक अब किस ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है? अब हमें बताना है उपकला ऊतक जो है वो किस ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, मतलब किसके ऊपर वृद्धि करेगा? तो उपकला ऊतक हमेशा
संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। ये बात याद रखिएगा, जो उपकला ऊतक है वो किस ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, तो होता है आपका संयोजी ऊतक। इसी कारण इसे हम उपकला बोलते हैं। उपकला मतलब कि किसी के ऊपर वृद्धि करना। तो जो उपकला ऊतक है वो हमेशा किस ऊतक पर वृद्धि करता है, तो होता है आपका संयोजी ऊतक पर हमेशा वृद्धि करता है। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है आपका आवरण और वास्तरण करना। आवरण व आस्तरण करने का काम होता है। जो आपका आवरण बनाएगा, जो हमारे शरीर को आस्तरण करेगा, जो हमारे को जो है आपका बाह्य वांछित जो प्रक्रिया होता है उनसे क्या करता है, आपका सुरक्षा प्रदान करता है। वही क्या है आपका आवरण और आस्तरण बनाने के काम कौन करता है, आपका जो है आपका उपकला ऊतक करती है। उपकला ऊतक जो है कितने जन्म लेयर से बना होता है, तो आपका तीनों जन्म लेयर से बना रहता है। जो आपका उपकला ऊतक है वो तीनों जन्म लेयर से बना रहता है। इसमें आपका एक्टोडर्मा, मीजोडर्मा और एंडोडर्मा तीनों शामिल रहते हैं। बात करते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। तो उपकला ऊतक में जो कोशिकाएं होती है कैसे जुड़ी होती है, एकदम दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसे होती है, एकदम दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है। उपकला ऊतक संवहनी होते हैं या असंवहनी होते हैं, तो उपकला ऊतक हमेशा क्या होते हैं, असंवहनी होते हैं। उपकला ऊतक हमेशा क्या होता है, उपकला ऊतक हमेशा असंवहनी होते हैं, मतलब एवेस्कुलर होता है। क्या उपकला ऊतक में रक्त वाहिनियां पाई जाती है, क्या उपकला ऊतक में रक्त वाहिनियां पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आपका नहीं, उपकला ऊतक में कोई भी रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। तो चलिए मिलते हैं, यहीं तक था वीडियो। अब आज के ये 10 क्वेश्चन जो है आपका ख़त्म होते हुए हमने लगभग 30 प्रश्न देखे हुए हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसको अपलोड करा दूंगा हमारे ही चैनल पर, जहाँ पे पोस्ट के माध्यम से ये सभी जो है आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली मुलाकात में, जब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल।